तो दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 4 अगस्त 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ देख रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। तो दोस्तों बिहार न्यूज में आज सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पूर्णिया, पटना, भागलपुर समेत 9 जिलों में अर्ली इंटरवेंशन सेंटर खोले जाएंगे। इसको लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई है। जहाँ कई जिलों में इसका निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। जहाँ आपको बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर यानी कि DEIC में बच्चों की बीमारियों की शुरुआती दौर में ही पहचान किया जाएगा। बच्चों के संपूर्ण स्वास्थ्य की जांच के लिए यहां सभी तरह की मेडिकल और डेंटल सेवाएं उपलब्ध होगी। खबर के अनुसार डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में बच्चों की दिव्यांगता दूर करने के लिए ऑक्यूपेंशन एवं फिजियोथेरेपी की सेवाएं उपलब्ध होगी। साथ ही साथ यहाँ बच्चों के हकलाहट, तुतलाहट की पहचान के लिए ऑडियोलॉजी एवं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी के माध्यम से जांच और इलाज किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस सेंटर में बच्चों को मनोवैज्ञानिक सेवाएं दी जाएगी। यह दृष्टि दोष लैब, पोषण लैब, साइको सोशल एवं ट्रांसपोर्टेशन सेवाएं भी यहां उपलब्ध होगी। इससे बच्चों को बचपन में किसी तरह की कोई भी परेशानी है तो उसे पहचान करके दूर कर लिया जाएगा। जिन 9 जिलों में ये सेंटर खोलेंगे वह है पूर्णिया, पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, सहरसा और सारण। इन जिलों में सेंटर खोले जाएंगे। दोस्तों बड़ी खबर है कि कुछ दिनों से बीमार चल रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब स्वस्थ हो गए हैं। सीएम नीतीश कुमार की कोविड जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है और वे डॉक्टरों द्वारा स्वस्थ करार दे दिए गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 26 जुलाई को बीमार हुए थे, यानी कि कोरोना पॉजिटिव हुए थे। जांच के दौरान वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना होने की वजह से सीएम नीतीश कुमार पिछले कई दिनों से अस्वस्थ थे और स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। मंगलवार की शाम को डॉक्टरों ने सीएम नीतीश कुमार की दोबारा कोविड जांच कराई, जिसमें वे नेगेटिव पाए गए। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सीएम नीतीश कुमार पटना में ही आइसोलेशन में थे। इस दौरान डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी और देखभाल कर रही थी। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार कोविड टीकाकरण के तीसरे अभियान की समाप्ति के बाद नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA को लागू करेगी। मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कोविड वैक्सीनेशन के समाप्त होने पर CAA को लागू किया जाएगा। आपको बता दूं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए अवैध प्रवासियों, सिख, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता देने का प्रावधान है। दरअसल अमित शाह ने ये आश्वासन पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को दिया है, जब उन्होंने मंगलवार को संसद भवन में उनसे मुलाकात की और पश्चिम बंगाल में भाजपा के कामकाज के साथ साथ संगठन के मुद्दों को उठाया। बैठक के बाद अधिकारी ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें अवगत कराया है कि केंद्र सरकार CAA के लंबे समय से लंबित कार्यान्वयन के साथ आगे बढ़ेगी जब कोविड टीकाकरण की तीसरी खुराक पूरी हो जाएगी। आपको बता दूं कि CAA 11 दिसंबर 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था और अगले दिन अधिसूचित किया गया था। केंद्र सरकार ने अभी तक अधिनियम के लिए नियम नहीं बनाए हैं। हालांकि इस कानून का जमकर के विरोध हुआ है, लेकिन अमित शाह ने कहा है कि विपक्षी दलों के जोरदार विरोध के बावजूद भी CAA को लागू किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया में आज तेल के रेट जारी कर दिए गए हैं। तेल कंपनियों ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए हैं, तय कर दिए हैं। खबर के अनुसार आज पटना और मुजफ्फरपुर में तेल के दामों में मामूली सी गिरावट देखने को मिली है, जबकि भागलपुर और गया में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। जब वहीं भागलपुर और पूर्णिया में पेट्रोल डीजल के दाम आज स्थिर हैं। जानकारों की माने तो इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल के दामों में हर दिन उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिसके कारण भारत में भी इसके दामों में उतार चढ़ाव हो रहा है। हालांकि यहां पेट्रोल डीजल के दाम औसत स्थिर है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, नालंदा, पूर्णिया समेत बिहार के छात्रों को केंद्र सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ये स्कॉलरशिप PM यशस्वी योजना के तहत 9वीं से 12वीं के छात्रों को मिलेगा। इसके लिए आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार केंद्र सरकार की ओर से बिहार के गरीब OBC, EBC, दिव्यांग छात्रों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप का लाभ दिया जाएगा। इसके तहत छात्रों को रहने और फिर खाने की मुफ्त व्यवस्था होगी और सरकार की ओर से पढ़ाई का खर्च भी दिया जाएगा।
आपको बता दूं कि केंद्र सरकार की ओर से देश के 15,000 छात्रों का चयन किया जाएगा, जिसमें बिहार से करीब 1800 छात्र होंगे। इसके लिए छात्र ऑनलाइन के द्वारा 27 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं और सरकार के इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो बात करते हैं कि आखिर इसमें कितना पैसा मिलेगा। तो इस योजना के तहत 9वीं 10वीं की छात्रों को प्रति वर्ष यानी कि हर साल केंद्र सरकार के द्वारा 75,000 रुपये दिए जाएंगे, जबकि 11वीं 12वीं के छात्रों को पढ़ने के लिए हर साल 1,25,000 रुपये मिलेगा। इसका लाभ लेने के लिए परिवार की प्रति वर्ष आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक कि पिछले 24 घंटे के अंदर बिहार के पटना, भागलपुर, रोहतास, पूर्णिया समेत 31 जिलों में कोरोना के 180 नए मरीज मिले हैं। बिहार स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बिहार में बीते 24 घंटे में कुल 1,19,936 सैंपलों की कोरोना जाँच हुई है। इसमें 180 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इससे बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1307 हो गई है। इस दौरान 273 मरीज स्वस्थ हुए हैं। आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटे के अंदर सबसे ज़्यादा पटना में कोरोना के 76 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि भागलपुर में 11 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं रोहतास में 8 और पूर्णिया में 4 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गया में 8, खगड़िया में 5, मधुबनी में 4, मुजफ्फरपुर में 8, नालंदा में 4, सारण में 4, सुपौल में 9 और वैशाली में 8 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जबकि बिहार के अन्य जिलों में भी कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, इसलिए आप सावधान रहें और घर से निकलने के दौरान मास्क लगाएं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नर्स बनने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, पूर्णिया, भागलपुर समेत पूरे बिहार में नर्स की 10,000 पदों पर भर्ती होने वाली है। इसको लेकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन शुरू हो गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें। इन पदों पर आवेदन करने के लिए आवेदक को 12वीं पास होना चाहिए और आवेदन के पास ANM की डिग्री होनी चाहिए। आपको बता दें कि आवेदन करने वाले आवेदक की आयु 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। आयु में छूट की जानकारी के लिए नोटिस को आप देखें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में 7 नए नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। बहुत जल्द इन नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा। खबर के अनुसार बिहार के अलग अलग शहरों और लगे हुए राज्यों तक की कनेक्टिविटी में इन 7 नए हाईवे का टेंडर जारी कर दिया गया है। इसके निर्माण होने से लोगों का आवागमन सुगम हो जाएगा तथा उनकी परेशानी खत्म हो जाएगी। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने जानकारी देते हुए बताया है कि NHAI ने 2,097 करोड़ की लागत से 3 राष्ट्रीय राजमार्गों के कुल 118 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण का टेंडर जारी कर दिया गया है। वहीं 12,604 करोड़ की लागत से कुल 229 किलोमीटर की 7 परियोजना का टेंडर जारी कर दिया गया है। आपको बता दूं कि 53 करोड़ की लागत से चोरमा से बैरगनिया, बकोर, परसनमा, बरगनवा, बेरिया, महिसी और मनिकपुर से साहेबगंज सड़क के निर्माण को लेकर के भी टेंडर जारी कर दिया गया है। बहुत जल्द इन सभी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, नालंदा, बक्सर समेत पूरे बिहार में 3 दिनों तक बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इसको लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अगले 3 दिनों तक मानसून का सिस्टम एक्टिव रहेगा, जिसके कारण कई जिलों में बादलों का आना जाना जारी रहेगा। साथ ही साथ कुछ स्थानों पर गरज के साथ मध्यम स्तर की बारिश भी हो सकती है। आपको बता दूं कि बिहार में कुछ दिनों से मानसून की सक्रियता बनी हुई है और लगातार बरसात देखने को मिल रही है। इससे खेती करने वाले किसानों को सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा है और सूखे की परेशानी से धीरे धीरे छुटकारा मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगस्त महीने में अच्छी खासी बारिश होने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं। वहीं अगले 3 दिनों तक बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज जिले में भारी बारिश हो सकती है, जबकि अन्य जिलों में मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि इस साल 11 और 12 अगस्त 2 दिन रक्षाबंधन पर रहा है, जिसके कारण लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके लिए राखी बंधवाना कौन सा दिन शुभ होगा। अभी इसी विषय में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जानने की कोशिश करेंगे कि भाई बहन के प्रेम का अटूट पर्व रक्षाबंधन आखिर किस दिन मनाया जाएगा और कौन सा समय शुभ रहेगा। पूर्णिमा तिथि 11 अगस्त को सुबह 10:38 से शुरू होकर के 12 अगस्त शुक्रवार को सुबह 7:05 पर समाप्त हो रही है। रक्षाबंधन के लिए
शुभ समय 12 बजे के बाद का समय 5:17 से 6:18 तक रहेगा। आप इन समय के बीच में आप रक्षाबंधन मना सकते हैं। पंचांग के अनुसार सावन पूर्णिमा 11 अगस्त को पूरे दिन है। साथ ही रक्षाबंधन का मुहूर्त भी 11 अगस्त को बन रहा है। ऐसे में इस दिन राखी बंधवाना शुभ रहेगा। साथ ही साथ इससे भाई बहन के बीच आपसी प्रेम भी सदैव बने रहेंगे और रिश्तों में मिठास रहेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली सितंबर महीने में होगी। इसकी जानकारी खुद बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दी है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि 7वें चरण की टीचर बहाली सितंबर महीने के अंत तक शुरू कर दी जाएगी। 6ठे चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया को अगस्त महीने के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद 7वें चरण की बहाली शुरू होगी। आपको बता दें कि बिहार में अभी 6ठे चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया चल रही है। इस बहाली प्रक्रिया में कई पद खाली रह गए हैं। इन खाली पड़े पदों को 7वें चरण की भर्ती प्रक्रिया के तहत भरा जाएगा। इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह भी बताया है कि 7वें चरण की बहाली के लिए नए मापदंड तैयार किए जा रहे हैं। जल्द ही इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दिया जाएगा और फिर 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया सितंबर महीने के अंत तक शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना में 8 जगहों पर मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाएगी। वहीं पटना में 10 जगहों पर फुट ओवर ब्रिज बनाई जाएगी। इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। खबर के अनुसार पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड बोर्ड की 23वीं बैठक के दौरान पटना में कई तरह की योजनाओं पर काम शुरू करने का फैसला किया गया है। इस फैसले से पटना में रहने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा तथा इससे उनकी कई परेशानियां भी दूर हो जाएगी। आपको बता दूं कि इस बैठक में गंगा नदी के किनारे दीघा घाट पर बायोडायवर्सिटी पार्क बनाने का भी फैसला किया गया है। साथ ही साथ रेलवे स्टेशन इलाके में 66 करोड़ रुपए की लागत से 2 मंजिला मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब भी बनाया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्रिकेट और मॉर्निंग वर्कआउट के तहत जीप को खींचते एवं ढकेलने के बाद अब टेबल टेनिस पर अपना हाथ आजमाते देखे गए हैं। तेजस्वी यादव द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में उन्हें टेबल टेनिस में हाथ आजमाते देखा जा सकता है। राजनीति में एक सौप्रिनल पदार्पण और सत्ता से बाहर होने के बाद भी बिहार के शीर्ष राजनेताओं में गिने जाने वाले 33 वर्षीय आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी अब लगता है कि दार्शनिकता का भाव भर गया है। शाब्दिक और लाक्षणिक दोनों तरह से खेल भावना का सहारा लेने वाले तेजस्वी यादव ने अपने आधिकारिक के ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि हारने या फिर जीतने से डरो मत, बस खेल खेलो और अपना सर्वश्रेष्ठ दो। बदलाव, आत्मविश्वास, निरंतरता और एकाग्रता से ज़्यादा प्रभावी कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों बात करते हैं कि मुजफ्फरपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ के पान मसाला कारोबारी दिलीप केसरी के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की टीम ने छापेमारी शुरू कर दी। जब बुधवार की सुबह करीब 80 गाड़ियों में निकली इनकम टैक्स विभाग की टीम ने शहर में स्थित उनके अलग अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की है, जहाँ उनके खिलाफ कार में अनियमितता का मामला सामने आ रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार ने खान एवं भूतत्व विभाग में बम्पर वैकेंसी निकाली है। खान विभाग में खान निरीक्षक के लिए 92 पदों के लिए वैकेंसी आई है। नौकरी तलाश रहे लोग जल्द ही इस पर अपना आवेदन कर सकते हैं। 2021 में प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा लिखित परीक्षा एवं काउंसलिंग के आधार पर कोटिवार 92 आनुशांशिक अभ्यर्थियों की सूची खान एवं भूतत्व विभाग को उपलब्ध कराई गई है। दोस्तों बात करते हैं कि वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के एक बयान ने बिहार का सियासी पारा चढ़ा दिया है। मुकेश सहनी ने कहा है कि वीआईपी भले ही एनडीए में शामिल नहीं है, लेकिन हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हैं। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा है कि उनकी पार्टी किसी जाति विशेष की नहीं बल्कि सभी जातियों की है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी बिहार की एनडीए सरकार में नीतीश कैबिनेट का हिस्सा रह चुके हैं। एनडीए से बाहर होने के बाद उन्हें मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ा था। मंगलवार को आरजेडी के कोसी प्रक्षेत्र के नेता मिथिलेश विजय यादव सैकड़ों समर्थकों के साथ वीआईपी में शामिल हो गए। इस मौके पर मुकेश सहनी ने कहा है कि मिथिलेश विजय के आने से वीआईपी को मजबूती मिलेगी। आरजेडी को तोड़ने के आरोपों को मुकेश सहनी ने सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि जो लोग पार्टी में आना चाहते हैं उन्हें रोका नहीं जा सकता है। वीआईपी प्रमुख ने कहा है कि पार्टी की विचारधारा को लेकर के लोगों में आकर्षण है। उन्होंने आगे कहा है कि भाजपा बिना सहारे के बिहार में नहीं जीत सकती है। मुकेश सहनी ने कहा है कि वीआईपी भले ही एनडीए के हिस्सा नहीं है, लेकिन हम नीतीश कुमार
कुमार के साथ हैं। उन्होंने दावा किया है कि वे आज भी लालू प्रसाद यादव के विचारों के साथ है। मुकेश सहनी ने कहा है कि सीबीआई और ईडी के माध्यम से आज विपक्ष द्वारा सरकार की आलोचना करने वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का समय अब चला गया, क्योंकि लोग सारी चीजों को जान चुके हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि 7 अगस्त को आरजेडी, माले और विपक्ष की तमाम पार्टियां आंदोलन करेगी। जब माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने इसकी जानकारी दी है। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि भाकपा माले आजादी के 75 साल के मौके पर 9 से 15 अगस्त तक पूरे देश में संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, शहीदों के सपनों का भारत बनाओ नारे के साथ राष्ट्रीय अभियान चलाया जाएगा। बिहार में इसकी शुरुआत 11 अगस्त से होगी। इस मौके पर भट्टाचार्य ने कहा है कि बिहार में सूखे की जिस तरह की स्थिति है उसको देखते हुए बिहार को सूखाग्रस्त राज्य घोषित किया जाए, ये हमारी मांग है। दूसरा हमारा मुद्दा है कि महंगाई काफ़ी तेजी से बढ़ रही है, अब खाद्य पदार्थों पर भी टैक्स लग रहे हैं, उसे खत्म करना चाहिए। उन्होंने तीसरा मुद्दा बताया है कि बेरोजगारी जिस तरीके से देश में आई है और नौकरियों को सरकार ने ठेका प्रथा के तहत देने का जो रास्ता अपनाया है उसे किसी का भला नहीं हो रहा है। जब बिहार और पूरे देश के नौजवानों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक, अस्थायी रोजगार का रास्ता बंद हो रहा है, हमारी मांग है कि हमें वे रास्ते में चाहिए। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि इसके तहत आज़ादी के 75 साल के मौके पर 9 से 15 अगस्त तक पूरे देश में संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, शहीदों के सपनों का भारत बनाओ नारे के साथ राष्ट्रीय अभियान चलेगा। बिहार में इसकी शुरुआत 11 अगस्त से होगी, जिस दिन 1942 के आंदोलन के दौरान विधानसभा के समक्ष 7 नौजवान शहीद हुए थे। भारत सरकार ने 13 से 15 अगस्त घर घर तिरंगा अभियान लिया है। सवाल यह है कि हर घर तिरंगा पहुंचेगा कैसे? सरकार 25 रुपये की दर पर पोस्ट ऑफिस के जरिए तिरंगा बेचने की बात कह रही है। इसको लेकर के हमारी पार्टी ने भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को पत्र लेकर के अपील की है कि पंचायत राज व्यवस्था के जरिए सभी राशन कार्डधारी परिवारों को मुफ्त में तिरंगा पहुंचाया जाए। महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी और सूखे की जो स्थिति है उसमें आम लोगों के लिए तिरंगा खरीद करके फहराना संभव नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के सबसे बड़े हनुमान जी की मूर्ति का निर्माण छपरा जिला में हो रहा है। मूर्ति की ऊंचाई 55 फीट है। इसके साथ ही ये दावा किया जा रहा है कि इस मूर्ति पर भूकंप का भी असर नहीं होगा। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मूर्ति का उद्घाटन करेंगे। छपरा शहर के प्रभुनाथ नगर कदम चौक के पास बिहार का सबसे ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। साल 2015 से शुरू हुए निर्माण कार्य लगातार चल रहे हैं। इसके निर्माण कार्य अगले साल में पूरा होने की बात कही जा रही है। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले हनुमान जी की मूर्ति का निर्माण दिल्ली करोल बाग के मूर्तिकार सोनू पटेल अपनी देखरेख में कर रहे हैं। प्रतिमा में एक हाथ में हनुमान जी गदा पकड़े हुए हैं तो फिर दूसरे हाथ से श्रद्धालु भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। बताया जाता है कि दुर्गा पूजा के समय कदम चौक हर साल हनुमान जी का प्रतिमा स्थापित करके पूजा अर्चना की जाती रही है। इसके बाद यहाँ हनुमान जी की अस्थायी प्रतिमा निर्माण का विचार आया। इस दौरान सदस्यों ने 21 फीट की मूर्ति निर्माण पर सहमति जताई, जिसके लिए दिल्ली के करोल बाग के हनुमान जी की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार से संपर्क किया गया। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की राजनीति में सुर्खियों में रहने वाले पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में 500 से लेकर के 5000 में मर्डर की सुपारी दी जाती है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फोन पर हुई बातचीत का भी राज खोला है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव का आरोप है कि बिहार में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बालू और शराब माफिया हावी हो गए हैं, आए दिन हत्याएं हो रही है। पप्पू यादव का कहना है कि बिहार में 500 रुपये से 5000 रुपये लेकर के स्मैक पीने वाले लड़के मर्डर कर देते हैं। स्मैक का नशा तेजी से बिहार के युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फोन पर बात की। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में वर्षा की गतिविधियां जारी है। आज राजधानी पटना समेत बिहार के बक्सर, औरंगाबाद, नालंदा, समस्तीपुर, कैमूर, अरवल, बेगूसराय, जहानाबाद, भोजपुर समेत अन्य जगहों पर मेघ गर्जन के साथ झमाझम बारिश होने से लोगों को राहत दी है। जब मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बिहार में अगले 24 घंटे के दौरान राजधानी पटना समेत बिहार के सभी जिलों के 1 या फिर 2 स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा का पूर्वानुमान है। वहीं इन जगहों पर मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर के मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है, जहां परिवहन विभाग बिहार के छोटे बड़े शहरों के बीच नई बस सेवा शुरू करने जा रही है। इसके साथ ही बिहार और झारखंड के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने की भी कोशिश की गई है। बिहार से सटे उत्तर प्रदेश में भी अब सड़क मार्ग से आ जाना आसान हो जाएगा। सरकार के इस फैसले से आम लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलने की उम्मीद है। बिहार के कई छोटे बड़े शहरों के बीच नई बसें चलाई जाएगी। इसके अलावा बिहार से झारखंड और उत्तर प्रदेश के बीच भी कई रूटों पर भी पीपीपी मोड के तहत नई बसें चलेगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने इसके लिए स्वामियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान को सभा के अल्पसंख्यक कल्याण समिति से निकाल करके बाहर कर दिया है। अख्तरुल ईमान पर समिति की अध्ययन यात्रा के दौरान पार्टी का एजेंडा चलाने का आरोप लगा है। 30 जुलाई को अख्तरुल ईमान के खिलाफ विधानसभा की अल्पसंख्यक कल्याण समिति के सभापति आफाक आलम ने अध्यक्ष से इसकी लिखित शिकायत की थी। आफाक की शिकायत पर जांच के आरोप सही पाए जाने पर मंगलवार को विजय कुमार सिन्हा के आदेश पर अख्तरुल ईमान को समिति से बाहर निकाल दिया गया है। आपको बता दूं कि अल्पसंख्यक कल्याण समिति के सभापति और सदस्यों ने ही AIMIM के विधायक पर गंभीर आरोप लगाया था। पहले इसकी मौखिक और बाद में लिखित शिकायत की थी। विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी जाँच के आदेश दिए थे। कांग्रेस विधायक आफाक आलम की अध्यक्षता में समिति 25 जुलाई से 4 अगस्त 2022 तक स्थल अध्ययन यात्रा पर गई थी। इस समिति की यात्रा मात्र 3 जिलों यानी कि हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में ही हो पाई थी। अल्पसंख्यक कल्याण समिति को अभी दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार की यात्रा करनी थी। इसी दौरान अख्तरुल ईमान की हरकतों ने सभापति आफाक आलम को परेशानी में डाल दिया था। हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिलों की यात्रा के दौरान जहां जहां कमेटी गई, अख्तरुल ईमान का व्यवहार अच्छा नहीं था। अख्तरुल ईमान बैठकों में अपनी पार्टी AIMIM एजेंडा सेट कर रहे थे। जब पार्टी के लोगों को बुलाकर की मीटिंग को प्रभावित करने की कोशिश करने लगे। अख्तरुल ईमान का व्यवहार देख करके पहले कमेटी के सभापति आफाक आलम ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया था, मगर उन पर कोई असर नहीं पड़ा। जब फिर फोन करके उन्होंने इसकी शिकायत स्पीकर विजय कुमार सिन्हा से की। आखिरकार कमेटी को यात्रा स्थगित करनी पड़ी। यही नहीं, लिखित शिकायत में अख्तरुल ईमान को अल्पसंख्यक कल्याण समिति से हटाने की मांग की गई थी। दोस्तों बात करते हैं कि एक खबर बिहार के सिवान से आ रही है, जहां एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। जब गैस रिसाव से सिलेंडर ब्लास्ट हुआ जिससे 7 लोग झुलस गए हैं। इनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना सुगठी थाना क्षेत्र के बलू गांव की है। यह घटना के बाद इलाके में हरकंप मच गया है। यह घटना से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक एक घर में पहले गैस रिसाव शुरू हुआ और अचानक वहां सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। मौके पर मौजूद 7 लोग इस घटना की चपेट में आकर के झुलस गए। इसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की आमदनी का एक बड़ा स्रोत GST है, जिससे होने वाली आमदनी पर राज्यों का विकास की रूपरेखा बनाई जाती है। लेकिन बिहार में तेजी से विकास का दावा करने वाले नीतीश सरकार को GST के कारण बड़ा झटका लग सकता है। ऐसा इसीलिए कि बिहार में एक बार फिर से GST संग्रहालय की राशि पिछले साल की तुलना में कम हो गई है, जबकि देश में 10 बड़े राज्यों में गिने जाने वाले बिहार की तुलना में ज़्यादातर राज्यों में इस अवधि में GST की राशि में 17 से 28% की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। भोले भाले लोगों को अपना निशाना बनाने के लिए वे अलग अलग तरकीब बना करके ठगी करने लगते हैं। हाल के कुछ महीनों में लगभग हर दिन साइबर फ्रॉडों ने बिजली कनेक्शन काटने की बात कह करके ठगी शुरू कर दी गई। पुलिस के साइबर सेल की रिपोर्ट्स की माने तो एक महीने में सिर्फ पटना जिले में साइबर अपराधियों ने बिजली कनेक्शन काटने के नाम पर लोगों से 50 लाख से ज्यादा पैसे उड़ा लिए। ऐसी घटना लगातार हो रही है, जिसे नियंत्रण करने के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों ने भी EOU में शिकायत की थी। लोगों को जागरूक करने के लिए विभाग द्वारा लोगों से कई बार अपील भी की जा चुकी है कि बिजली कनेक्शन काटने के झांसे में ना फंसे। इसके बाद भी इस तरीके की शिकायत मिल रही है। आमतौर पर किसी भी घर का बिजली कनेक्शन बुजुर्ग के नाम पर ही रहता है। जब बिजली बिल में बुजुर्ग का मोबाइल नंबर भी दिया जाता है। बिजली बिल में दिए गए मोबाइल नंबर की जानकारी साइबर बदमाशों तक किसी न किसी माध्यम से पहुंच जा रही है। ये अपराधी इतने शातिर हैं कि किसी को फ़ोन या फिर मैसेज करके ये बताते हैं कि आपने जो रिचार्ज करवाया है उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई है। अगर जल्द दोबारा रिचार्ज नहीं किया गया तो फिर आज रात ही कनेक्शन काट दिया जाएगा।
ऐसे लोगों के पास साइबर ठग मैसेज करके एक नंबर भेजते हैं जिस पर कॉल करके मामले को सुलझाने की सलाह दी जाती है। यह नंबर पर बिजली ग्राहक द्वारा कॉल करते ही साइबर बदमाश बिजली कंपनी के अधिकारी बन जाते हैं और उन्हें बिजली बिल से जुड़ी जानकारी देते हैं ताकि ग्राहक को विश्वास हो जाए। जब ग्राहक के झांसे में आते ही साइबर बदमाश उसके फ़ोन पर एक ऐसा ऐप डाउनलोड करवा देते हैं जिसके बाद वे आसानी से उसके मोबाइल फ़ोन के सिस्टम में प्रवेश कर सके। इसके बाद वे अकाउंट से राशि उड़ा लेते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि सावन की तरह भादो और आसिन में भी कम बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही दिन और रात की गर्मी भी बढ़ेगी। ये पूर्वानुमान IMD यानी कि मौसम विभाग का है। इसके मुताबिक मानसून बारिश के बचे हुए दोनों महीनों अगस्त और सितंबर में मानसून की सक्रियता कमजोर बताई जा रही है। यह फिलहाल बिहार अभूतपूर्व सूखे की तरफ बढ़ रहा है। इससे धान जैसी फसल की सिंचाई मुश्किल होगी। बिहार के अधिकतर हिस्से को तापमान के हिसाब से पीले और लाल रंग से दिखाया गया है। ये इस बात का प्रतीक है कि दिन और रात का तापमान सामान्य से बढ़ा हुआ ही रहेगा। मानसून की इस कमजोर के पीछे तमाम कारणों में सबसे बड़ा कारण है ला नीना। इसकी वजह से मानसून की सक्रियता के बनने वाले कम दबाव के केंद्र में आई कमी है। दोस्तों बात करते हैं कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के चयन को लेकर नई नियमावली में आवेदक का शैक्षणिक योग्यता को ही मुख्य रूप से केंद्र में रखा जाएगा। अभी तक ये व्यवस्था की आवेदन करने वाली महिला की शैक्षणिक योग्यता इंटर पास तय की थी। अब ये व्यवस्था की जा रही है कि अगर किसी MA पास या फिर PhD की हुई महिला ने आंगनबाड़ी सेविका या फिर सहायिका के लिए आवेदन कर दिया तो उसके नीचे जितने भी आवेदन मैट्रिक या फिर BA पास की हुई महिलाओं के होंगे उन सभी पर विचार नहीं होगा। सबसे उच्च शैक्षणिक योग्यता वाली महिलाओं को ही आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के पद पर चयन के मामले में प्राथमिकता मिलेगी। जिस समय आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के चयन के लिए नियमावली तैयार की जा रही थी उस वक्त ये बात सामने आई है कि चयन के लिए ग्राम सभा की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जाए। इसकी वजह से विलम्ब होता है और देरी होता है तथा धांधली की शिकायतें भी नहीं आती है। दोस्तों बात करते हैं कि मतदाता सूची से लेकर के चुनावी प्रक्रिया को डिजिटाइड करने की दिशा में निर्वाचन आयोग एक और पहल कर रहा है। यह सभी विधानसभा क्षेत्र और फिर उसके मतदाता केंद्रों की जियो मैपिंग के साथ मतदाता के घरों की भी जियो टैगिंग की जाएगी। इससे मतदाता सूची में गड़बड़ी के साथ फर्जी तरीके से वोटर बनाए जाने की गतिविधियों पर नियंत्रण हो सकेगा। जब बिहार में इसकी शुरुआत औरंगाबाद जिले से हो रही है। जब बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने निर्देश जारी कर दिया है। जहाँ इसके अनुसार विधानसभा क्षेत्र के साथ सभी बूथों की सीमा की जियो फेसिंग की जाएगी। जैसे सभी बूथों की सीमा तकनीकी रूप से निर्धारित हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बड़े शहरों की तरह अब पटना में भी प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए नगर निगम द्वारा एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जाएगा। जहां एंटी स्मॉग गन से पानी की फुहार और बौछारों से प्रदूषण स्तर को कम करने में मदद मिलेगा। नगर निगम ने पहले चरण में 2 मशीनों की खरीद की है। जब मंगलवार को नगर निगम की ओर से इसका ट्रायल किया गया है। जब प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली, जयपुर आदि शहरों में इस मशीन का इस्तेमाल बखूबी पहले से किया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि सोनी टीवी के सबसे लोकप्रिय शो कौन बनेगा करोड़पति यानी कि KBC के 2011 के सीजन में 5 करोड़ रुपए जीतने वाले बिहार के सुशील कुमार सुर्खियों में रहते हैं। उन्हें लेकर के खबरें आती है कि वे कंगाल हो गए हैं। कहा जाता है कि उन्होंने सारी रकम खर्च कर दी है। उन सभी खबरों को अब सुशील कुमार ने गलत साबित कर दिया है। उन्होंने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर किया है और बताया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उन्हें सम्मानित किया है। सुशील कुमार ने फेसबुक पर फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाजार ब्रांच मोतिहारी के 20 टॉप डिपॉजिटर की मीटिंग में हमको बैंक द्वारा सम्मानित किया गया। आज तक बैंक की सर्विस से कोई शिकायत नहीं रही है। कंगाल होने की खबरों पर सुशील कुमार ने कहा है कि साल 2015 में एक नामी मीडिया हाउस ने मेरा इंटरव्यू किया था जिससे रुपयों को लेकर के कई अजीब सवाल पूछे गए थे तो मैं गुस्से में आकर के बोल दिया था कि सारे पैसे खत्म हो गए हैं। कंगाली की वजह से उन्होंने तो अब दूध बेचना शुरू कर दिया है। इंटरव्यू में गुस्से में कही गई ये बात आज भी KBC सीजन शुरू होने के साथ ही सुशील कुमार को करोड़पति से कंगाल बना देती है। जहाँ सुशील कुमार कहते हैं कि मीडिया में भले ही कुछ झूठ मूठ छाप दिया गया हो कि अब वो कंगाल हो गए हैं, उनसे इन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। वो ऐसे कि KBC जीतने के बाद शादी, पूजा, सार्वजनिक आयोजन या फिर किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए उनसे चंदा मांगने वालों की भीड़ लगी रहती थी। कंगाल होने की खबर छपने के बाद लोगों ने उनसे पैसे मांगने ही बंद कर दिए हैं। हालांकि सुशील कुमार ने ज़रूरतमंद लोगों की खूब मदद भी की है। उन्होंने कहा कि मेरी स्थिति बहुत अच्छी है, खुशहाल जीवन जी रहा हूँ, बहुत सारे अच्छे सामाजिक कार्य भी कर रहा हूँ।
और पैसे की कमी नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के शेखपुरा में कांवड़ियों से भरा गाड़ी पलट गया। घटना से एक महिला कांवड़िया की जान चली गई, जबकि 6 कांवड़िया गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना में घायल लोगों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मृत महिला के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक घटना शेखपुरा के कुसुम्बा ओपी के पास की है, जहां कांवड़ियों से भरा गाड़ी देवघर से लौट रहा था। इसी दौरान अचानक गाड़ी का पिछला चक्का ब्लास्ट कर गया, जिसके कारण गाड़ी मालिक संतुलन खो बैठा और गाड़ी के पीछे बैठे 2 महिला कांवड़िया सहित 3 कांवड़िया सड़क पर आ गिरे। घटना में महिला कांवड़िया की जान चली गई, वहीं 6 कांवड़िया बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सड़कों की जाल बिछाने की तैयारी शुरू हो गई है। जल्द ही नेशनल हाईवे यानी कि NH के 21 प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने वाला है। इन प्रोजेक्ट के तहत बिहार में करीब 1500 किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कें बनाई जाएगी। खास बात यह है कि इन प्रोजेक्ट में 3 एक्सप्रेसवे का भी निर्माण होना है, जो कि असम, दरभंगा, वाराणसी, कोलकाता और गोरखपुर, सिलीगुड़ी के बीच बनाया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग की 21 में से 6 परियोजनाओं का टेंडर जारी हो चुका है। बाकी का टेंडर जारी होने की प्रक्रिया चल रही है। महज 5 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनकी DPR अभी बन रही है। बताया गया है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में ही इन परियोजनाओं का विभागीय स्तर पर काम पूरा कर लिया जाएगा। अगले साल इस पर ग्राउंड वर्क शुरू हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला में 20,000 महीने के कमाने वाले एक मजदूर खरबपति बन गए हैं। 24 घंटे तक बैंक खाता में 2 खरब 70 करोड़ रुपए यानी कि 2,700 करोड़ रुपए देख करके मजदूर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बैंक के खाते में इतनी धनराशि आने के बाद जश्न में रविवार को वह शराब का भी सेवन करता, लेकिन सोमवार को बैंक जाता तो फिर नशा उतर जाता। जब बैंक को गलती का एहसास होता है और फिर खाता संचालन दुरुस्त होते ही मजदूर के खाते में 2 खरब 700 करोड़ रुपए की जगह 126 रुपए ही बच जाते हैं। छिबरामऊ के कमालपुर गाँव में रहने वाले 45 वर्ष के बिहारी लाल राजस्थान में एक ईंट भट्टे पर ईंट पथाई का काम करते हैं। एक दिन में 700 रुपये और महीने में 20,000 रुपये कमा लेते हैं। बारिश में ईंट पथाई का काम बंद हो जाता है, इसलिए वे इस समय अपने गांव लौट आए हैं। रविवार को बिहारी लाल को कुछ पैसे की ज़रूरत थी, तो फिर वह गांव में ही बैंक मित्र के पास पहुंचा तो बैंक मित्र उसका बैलेंस जान करके हैरान हो गया। मिनी ब्रांच वाले कहते हैं कि उनके बैंक अकाउंट में 2,700 करोड़ रुपये है। ये बात सुनकर के बिहारी लाल बहुत डर गए और खुशी के मारे उछलने लगे। जब दूसरे दिन बैंक में फिर पैसे निकालने गए तो फिर बिहारी लाल को पता चला है कि उनके अकाउंट में सारा पैसा फिर खत्म हो गया, यानी कि जैसा था फिर वैसे ही हो गया। अब उनके अकाउंट में 126 रुपये मात्र बचा है। दरअसल हुआ यूँ कि ये गलती बैंक की थी। बैंक में कुछ गड़बड़ी के कारण उनके अकाउंट में इतना रुपया शो कराया गया था, यानी कि 24 घंटे तक वह खरबपति बना, ये सच बात है। लेकिन बाद में फिर जहाँ पर था वहीं पर आ गया। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी तेज कर दी है। इसके अंतर्गत सभी राज्यों में 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच हर घर पर तिरंगा फहराया जाएगा। जब वहीं इन सब के बीच आज भाजपा के सांसदों ने बाइक की तिरंगा रैली निकाली गई। जब इस रैली में सरकार के कई बड़े मंत्री भी शामिल हुए, लेकिन इस रैली को लेकर के सियासत उस समय तेज हो गई जब इसमें विपक्ष का कोई नेता शामिल नहीं हुआ। अब केंद्र सरकार ने विपक्ष के इस फैसले पर हमला बोला है। सरकार का कहना है कि हमने आह्वान किया था कि इस रैली में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद शामिल हो, लेकिन विपक्ष का एक भी नेता शामिल नहीं हुआ। सरकार ने कहा है कि तिरंगा पूरे देश का है, इसलिए इसमें राजनीति करना कहां तक सही है। वहीं सरकार के आरोप पर राहुल गांधी ने पलटवार किया है। राहुल गांधी ने तिरंगा के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा है कि देश की शान हमारा तिरंगा हर हिंदुस्तानी के दिल में है, हमारा तिरंगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सहरसा और सुपौल के अलग अलग डाकघरों से डाक कर्मियों के काले कारनामे का खुलासा हुआ है। यहां 3 करोड़ 45 लाख की हेराफेरी की गई है। इस हेराफेरी को लेकर के सहरसा और सुपौल मिलाकर के कुल 14 कर्मियों को विभाग ने सस्पेंड कर दिया है। यह मामला फरवरी महीने का ही है। यह वही जाँच करने आए पोस्ट मास्टर जनरल पूर्वी क्षेत्र के अदनान अहमद ने 14 कर्मियों को निलंबित कर दिया है।
दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सदन में रोजगार महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने शायराना अंदाज में सरकार पर सवाल उठाया है। मनोज झा ने नयन सुखलाल की एक काल्पनिक कहानी के जरिए समस्याओं को सामने रखा है। उन्होंने अग्निवीर स्कीम और फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने पर भी सरकार से सवाल पूछा है। मनोज झा ने आगे कहा है कि बिहार को फुटबॉल बना दिया गया है और बिहार को श्रमिक केंद्रित राज्य बना दिया है। उन्होंने कहा है कि हम आपको शर्म दे रहे हैं और आप हमें जनसाधारण ट्रेन देते रहेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार अपने आप को गरीबों की सरकार बताते नहीं थकती है। इसी गरीब की सरकार में गरीब ऑटो चालक पीस रहे हैं। डीजल पेट्रोल के मुकाबले सीएनजी के मूल्य काफ़ी कम होने के बाद बेरोजगारों ने बैंकों से कर्ज लेकर के सीएनजी ऑटो खरीदा है, लेकिन सरकार ने पिछले 3-4 महीने के अंदर सीएनजी के रेट में भी 30 रुपये की वृद्धि कर दी है। गरीबों की सरकार में गरीब ही मोदी सरकार से अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। बिहार की राजधानी पटना में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस महंगी हो गई है। यह गैस कंपनी ने पटना में सीएनजी की कीमत में 4 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी है। इस वृद्धि के बाद राजधानी पटना में सीएनजी की नई कीमत 93 रुपये 10 पैसे प्रति किलो हो गई है। ये पहले 88 रुपये 78 पैसे थी। बताया जाता है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की वजह से सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हुई है। बीते 2 महीने में सीएनजी के दाम 8 रुपये 64 पैसे प्रति किलोग्राम तक बढ़ चुके हैं। लगातार मूल्य वृद्धि से सीएनजी पर वाहन चलाने वाले लोगों में भारी आक्रोश है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।